नमस्कार विद्यार्थियों। हम हिंदी उपन्यास के विकास के बारे में बातचीत कर रहे हैं। MSD 3 के कार्यक्रम के अंतर्गत जो MA हिंदी का एक हिस्सा है, और इसके पूर्व हिस्से में हमने जिक्र किया कि आरंभ से लेकर आज़ादी मिलने तक किस तरह से हिंदी उपन्यास का विकास हुआ। इस भाग में हम आज़ादी से लेकर और आज तक जिस तरह से उपन्यास का विकास हुआ उसका हम एक अवलोकन करेंगे। इसकी विस्तार से चर्चा आपको जो इकाइयाँ दी गई हैं उसमें मिलेगा। हम इसमें उन चीज़ों को एक सूत्रबद्ध करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जिस आज़ादी से पहले जिस तरह से उपन्यास लिखे जा रहे थे और आज़ादी के बाद कौन सा यथार्थ बदला, क्या परिस्थितियां बदल गईं, उसके संदर्भ में किस तरह से उपन्यासकारों ने उस यथार्थ को अपने उपन्यासों में, अपनी कृतियों में रूपायित किया, इसका चित्रण हम करेंगे। और किस तरह से जो हिंदी के उपन्यासकार हैं उन्होंने अपनी कृतियों में, अपने उपन्यासों में इस यथार्थ को सफलतापूर्वक चित्रित किया। आप सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद हम एक भयंकर त्रासदी से गुजरे। भारत का विभाजन हो गया। हम आज़ाद तो हुए, स्वतंत्रता तो हमें मिली, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत भारत का विभाजन कर दिया गया। और भारत का विभाजन इस तरह से कर दिया गया कि दोनों ओर से, भारत से और जो नव गठित पाकिस्तान था उस ओर, और उस सीमा के उस पार से हमारे यहाँ लाखों लोग पलायन करके इधर उधर भागे। बहुत हत्याएं हुई, बहुत हिंसा हुई, और एक जो तनाव जो फैला, और इस तनाव में एक सांप्रदायिकता का भी प्रवेश हो गया, और ये सांप्रदायिकता की समस्या हमारे सामने आई। इन दोनों ही पहलुओं को लेकर जो आज़ादी के बाद बहुत से प्रमुख उपन्यासकारों ने उपन्यास लिखे। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा यशपाल का। यशपाल ने आज़ादी के बाद जो हिंसा फैली, खास तौर पर जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, जो भारत के जो समाज की जो संरचना थी, उस संरचना को बेधने वाली, उस समस्याओं को बहुत ही गलत ढंग से पेश करने वाली जो एक पूरा का पूरा परिवेश और वातावरण जो फैल गया, उसका सबसे व्यापक और महाकाव्यात्मक वर्णन उन्होंने झूठा सच में किया है। और ये दो भागों में, जैसा कि आप जानते हैं, दो भागों में विभक्त है, वतन और देश का भविष्य। तो इन दोनों ही उपन्यासों में, जो उपन्यास के दो खंड हैं, उसमें उन्होंने किस तरह से भारत को नए, जो भारत की जो समस्या थी, भारत जो एक स्थिति से जूझ रहा था, उसका चित्रण यशपाल ने किया। और आज़ादी के बाद भारत को समझने के लिए इन उपन्यासों को पढ़ना, यशपाल को पढ़ना बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी है। जो दूसरे उपन्यासकार का मैं जिक्र करना चाहूँगा वो हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी ने यह पीड़ा खुद सही थी, और जो सांप्रदायिकता थी या विभाजन से जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ था, उसका बहुत ही मार्मिक और तल्ख चित्रण तमस में हुआ है। और उन्होंने अन्य उपन्यास भी लिखे, बसंती, झरोखे, मैया दास की माड़ी, लेकिन तमस जो उन्होंने उपन्यास लिखा उसमें किस तरह से एक भारतीय, एक व्यक्ति अपने स्थान से विस्थापित होता है और विस्थापित होकर भारत को जो हिस्सा मिला था उसमें प्रवेश करता है, और किस तरह से हिंदू और मुसलमान खास तौर पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते, जो आज तक कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, किस तरह से उन्हें अलग कर दिया गया एक राजनीति के तहत, एक गंदी नीति के तहत, उसका भीष्म साहनी ने बहुत ही तल्ख चित्रण किया है। तो दोनों ही उपन्यासकारों ने बहुत ही मार्मिक ढंग से भारत को समझने और समझाने की कोशिश की है। एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार है राही मासूम रजा। उनका जो उपन्यास है आधा गांव, उस आधा गांव में तो बिल्कुल
दिखाया गया है कि किस तरह से सामाजिक और सामाजिक संस्कृति हमारे देहातों में थी, किस तरह से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ गले मिलकर त्यौहार मनाते थे, किस तरह एक दूसरे से रहते थे और किस तरह से उनमें एक विभेद पैदा हुआ। उसमें एक व्यक्ति पूछता है कि क्या अगर हम पाकिस्तान चले जाएंगे तो ये जो हमारे खेत हैं, हमारे जो पशु हैं, जो हमारा घर है, वो भी पाकिस्तान चला जाएगा? ये एक बहुत ही तल्ख प्रश्न है, एक बहुत तंज है, जिसके माध्यम से राही मासूम रजा ने भारत को समझने में, भारत के गांवों को समझने में एक दृष्टि दी है हमें, और किस तरह से यह जो विभाजन किया गया, वह विभाजन कितना बेमानी था, कितना गलत था, उसको इसमें सिद्ध किया गया है। आगे जब हम बढ़ते हैं आज़ादी के बाद, तो बहुत सारे ऐसे उपन्यासकार हमारे सामने आते हैं जो भारत के आज़ाद भारत में, अब भारत आज़ाद हो गया, भारत का मध्य वर्ग है, वह मध्य वर्ग किस तरह अपनी तलाश कर रहा है, किस तरह से राजनीति करवट ले रही है, किस तरह से, जैसे कितने पाकिस्तान हैं, किस तरह से हम लोग एक दूसरे को संदेह के दृष्टि से देख रहे हैं, किस तरह से हम लोगों में जो एकता थी वो विखंडित हो रही है, और उसको देखने का प्रयास किया है और बताने का प्रयास किया है कि हम अगर एक हैं, हम अगर सामाजिक संस्कृति के तहत रहते हैं, सबको एक साथ लेकर चलते हैं, तो हमारा हिंदुस्तान कैसा होगा, इसको देखने की कोशिश कमलेश्वर ने की है। और कमलेश्वर की कई उपन्यासों पर फिल्में भी बनी हैं, और काली आंधी पर फिल्म बनी है, और कितने सीरियल्स भी बने हैं। और कमलेश्वर एक बहुत अच्छे पटकथा लेखक भी थे, और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से दोनों ही माध्यमों के जरिए भारत को समझने और समझाने का प्रयत्न किया है। आज़ादी के बाद जो हमारा किसान था, वह किसान की स्थिति क्या थी? क्या वो जो औपनिवेशिक स्थिति थी, उस औपनिवेशिक स्थिति से किसान मुक्त हुआ, या फिर एक सत्ता से दूसरे सत्ता के पास वो पिसने के लिए उसकी नियति तय थी? शिवपूजन सहाय ने जिस तरह से अपने उपन्यासों में, खासकर देहाती दुनिया में, जिस तरह से जो देहात की जो संस्कृति थी, जो गाँव की संस्कृति थी, जो गाँव की बोली थी, उसको जिस ढंग से, जिस नए शिल्प के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने गांव को समझ सकें, गांव में रहने वाले लोगों के मन को समझ सकें और वहाँ की भाषा को समझ सकें। ये दृष्टि हमें शिवपूजन सहाय ने दी। हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास वानभट्ट की आत्मकथा हालांकि 1946 में आज़ादी से पहले आ गई थी, लेकिन उसके बाद के उपन्यास चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और रामदास का पोथा एक नई दृष्टि दी उन्होंने भारत को समझने की, भारतीय दृष्टि दी, भारतीय संस्कृति को समझने की। और जिस तरह से उन्होंने इतिहास का सहारा लेकर इतिहास को खंगाला और इतिहास को लेकर एक नई दृष्टि दी, इन सभी उपन्यासकारों के उपन्यासों को हम समझें तो हम भारत को समझ सकेंगे। भारत का लगातार इतिहासकार एक इतिहास लिखते रहे, लेकिन हमारे उपन्यासकारों ने जो इतिहास पुनर्निर्मित किया है अपने उपन्यासों में, किस तरह से स्त्री अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, वानभट्ट की आत्मकथा को पढ़िए, किस तरह से वानभट्ट जूझ रहा है, एक कृतिकार जूझ रहा है अपने समाज से, किस तरह से अनामदास का पोथा में, और बिल्कुल एक नया शिल्प, एक नई दृष्टि लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी आए और भारतीय संस्कृति को एक नया स्वरूप और नया स्थान और एक नई दृष्टि प्रदान की। एक महत्वपूर्ण कथाकार, कवि हैं हमारे नागार्जुन। नागार्जुन ने जब उपन्यास लिखे तो उन्होंने स्त्रियों के बारे में भी लिखा। रतिनाथ की चाची जिस तरह से संघर्ष करती है अपने जीवन में, बलचनबा, वरुण के बेटे, इन उपन्यासों की चर्चा जरूरी है कि हमारे आज़ादी के बाद जो हमारे किसान थे, जो हमारे दलित वर्ग के सदस्य थे, वो किस तरह से संघर्ष कर रहे थे अपने समाज से, किस तरह से वो समाज के बारे में सोच रहे थे,
संघर्ष कर रहे थे और वो ये चाहते थे कि समाज का वो हिस्सा बने, समाज के जो साम्राज्यवादी शक्ति है, जो औपनिवेशिक शक्ति है, जिसका बहुत सारा अंश आज़ादी के बाद भी पसरा रहा हमारे बीच में, उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और बताया कि मजदूर और किसान ये दोनों मिलकर भारत का भविष्य तय कर सकते हैं और सत्ता यदि मजदूर और किसानों के हाथ में आएगी तो भारत कैसा होगा, भारत का निर्माण कैसा होगा और भारत का भविष्य कैसा होगा, इस पर नागार्जुन ने बात की। हम बात करते हैं फणीश्वरनाथ रेणु की। फणीश्वरनाथ रेणु प्रेमचंद के बाद एक ऐसे बड़े और सशक्त उपन्यासकार थे जिन्होंने गांव की तो चर्चा की, लेकिन उन्होंने जिस गांव की चर्चा की उस गांव के अज्ञान की ओर हमें ले गए कि आज़ादी के बाद भी हमारा गांव कैसा है। गांव में जो राजनीति का प्रवेश हो रहा था, उस राजनीति के प्रवेश को उन्होंने देखा, किस तरह से जाति व्यवस्था राजनीति को प्रभावित कर रही थी और किस तरह गांधी के मूल्यों का कत्ल किया जा रहा था। किस गांधी रहे नहीं, लेकिन गांधी के जो विचार हैं उन विचारों को भी एक दरकिनार किया जा रहा है और हमारी राजनीति में पूंजीवाद का किस तरह से प्रवेश हो रहा है। पूंजीवाद और प्रजातंत्र का जो गठजोड़ है, उस गठजोड़ को फणीश्वरनाथ रेणु ने बहुत ही बेबाकी से दिखाया और ये दिखाया कि जो हमारा मैला आंचल है, जो हमारी परती परिकथा है, जो हमारी भूमि है, जिससे हम लोग इस रूप में जुड़े हुए हैं कि वो हमारी माँ है, वो हमारी जननी है, तो ये जो भारतीय संस्कृति का परिवेश था, उस भारतीय संस्कृति को हम कैसे छोड़ते जा रहे हैं और कैसे हम आपसी स्वार्थों में एक दूसरे से लड़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने ये दिखाया। और जिस तरह से भारतीय राजनीति को उन्होंने अपने उपन्यासों में चर्चित किया कि किस तरह से हमारी राजनीति जाति आधारित हो रही है, जिसका प्रतिफलन आज़ादी के बाद बहुत तेजी से हुआ, उसका चित्रण इस उपन्यास में हुआ है, इन उपन्यासों में हुआ है। और इस उपन्यास में जो देहात है, जो ग्राम है, उसको अंधेरे से निकालकर उजाले में लाने का प्रयत्न किया गया है। हम श्रीलाल शुक्ल की भी बात करना चाहते हैं। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी आप लोगों ने पढ़ा होगा। बहुत सारे उपन्यास उन्होंने लिखे, लेकिन राग दरबारी जो उपन्यास उन्होंने लिखा वह एक अनूठा उपन्यास। वो आज़ादी के बाद जो नेहरू की जो नीति थी या जो सिद्धांत नेहरू जी ने गढ़े थे आज़ादी के बाद कि हमारा भारत ऐसा होगा, हमारे शिक्षा व्यवस्था किस तरह से विकसित होगी, हमारी न्याय व्यवस्था कैसी विकसित होगी, हमारे यहाँ उद्योग किस तरह से लगेंगे और इसमें किसानों की क्या भूमिका होगी। तो राग दरबारी एक व्यंग्य उपन्यास, पहली बार हिंदी में एक व्यंग्य उपन्यास लिखा गया। शुरू से लेकर अंत तक उसमें व्यंग्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राग दरबारी में स्त्री पात्र का कम होना और पुरुषवादी मानसिकता का चित्रण करना, इसमें पुरुषवादी मानसिकता का भी पर भी तंज किया गया है, पर भी व्यंग किया गया है और ये दिखाया गया है कि पुरुष, केवल पुरुष अकेला इस समाज का निर्माण नहीं कर सकता है। और जिस तरह से विद्यालयों को दिखाया गया है कि किस तरह से जो अंग्रेजी राज में जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था कायम की गई, उसका हम अनुपालन करके कितनी गलत दिशा में जा रहे हैं। हमारी जो न्याय व्यवस्था है, वो न्याय व्यवस्था भी हमने साम्राज्यवादी शक्तियों से, उपनिवेशवादी शक्तियों से हमने बिल्कुल उसको परंपरा के रूप में ग्रहण किया और किस तरह से जो उसका एक पात्र है वो नकल लेने के लिए, जो कोर्ट से, अदालत से एक नकल लेनी होती, उसको लेने के लिए किस तरह से बुद्धिजीवियों पर व्यंग किया गया है कि किस तरह से बुद्धिजीवी हमारे पीएचडी करते हैं, शोध करते हैं, अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं, अपनी मिट्टी के बारे में नहीं सोचते हैं। पहली बार राग दरबारी में शहर और गांव का अंतर दिखाया गया है, किस तरह का शहर विकसित हो रहा है। हालांकि इसमें कस्बा है, लेकिन उस कस्बे में भी ये दिखाया गया है कि दो तरह के बाजार हैं। एक बाजार आभिजात्य के लिए है, एक बाजार सामान्य लोग। आज देखिए,
आज बिल्कुल आपके सामने मॉल हैं, जो अभिजात्य का बाजार है, और सामान्य बाजार हैं जो बाजार लगते हैं शुक्रवार, शनिवार, बुधवार को, वो बाजार है। दोनों बाजारों में कितना अंतर है और किस तरह से भारत और इंडिया अलग अलग होता जा रहा है, इस पर बहुत ही अच्छा व्यंग किया है और सबको इस तरह से कहा है कि सावधान हो जाओ। भारत में जिस तरह से पूंजीवाद का, उदारवाद का, बाजारवाद का आक्रमण हो रहा है, हालांकि वो शब्द बाजारवाद और उस समय उपस्थित नहीं था, लेकिन उसकी झलक हमें उनके उपन्यासों में मिलती है। मैं एक उपन्यासकार का जिक्र करना चाहूँगा जो नागार्जुन और रेणु रामदरश मिश्र की परंपरा में आते हैं। वे हैं विवेकी राय। विवेकी राय ने जो उपन्यास लिखे, उन उपन्यासों में उनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है सोना माटी, और इस और भी उपन्यास लिखे उन्होंने। बबूल लिखा, मंगल भवन लिखा, समरशेष लिखा, लेकिन जो उपन्यास उन्होंने लिखा समरशेष है, और जो उपन्यास सोना माटी लिखा उन्होंने, इन दोनों उपन्यासों में उन्होंने ये दिखाया है कि किसान लगातार संघर्षरत है, लेकिन ये जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, वो योजनाएं किसानों को केंद्र में रखकर नहीं बनाई जाती, बल्कि ये योजनाएं केंद्र में बैठकर बनाई जाती हैं। और केंद्र से, समरशेष में दिखाया, केंद्र से जब वो योजना गांव तक पहुंचती है तो उस योजना में कुछ नहीं बचा रहता है। वो एक कंगाल योजना होती है और जिसमें किसानों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। किसान किस स्थिति में रहते हैं, किसान की क्या मानसिकता है, किसान की क्या स्थिति है। तो जो किसान की आज़ादी के बाद जो बदहाली है, उस बदहाली को विवेकी राय ने अपने सभी उपन्यासों में, और जो दलित जीवन है, बबूल में जिस दलित जीवन का चित्रण किया है और बबूल से उसकी तुलना की है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विवेकी राय किसी धारा से नहीं जुड़े हुए थे और किसी आंदोलन से उस तरह से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन उनके उपन्यास बबूल में जब दलितों का चित्रण होता है, समरशेष में जब आज़ादी के बाद विकास का चित्रण होता है, वो कहते हैं जहाँ सड़क नहीं वहाँ विकास नहीं। गांव में सड़क नहीं थी उस समय, और वो कहते हैं कि जो गांव सड़क के किनारे हैं वो विकास करते हैं। अब ये देखिए कि ये कितना प्रतीकात्मक, सड़क उनके उपन्यासों में प्रतीक के रूप में उभरता है। तो जो किसानों की बदहाली थी, और ख़ास तौर पर जो भारतीय संस्कृति है, जो किसानों के बीच जो संस्कृति पनपती और फैलती है, होली है और दूसरे त्यौहार हैं, जिस तरह से एक दूसरे से मिलकर वे एक साथ रहते और जीते हैं, जो सामूहिकता ग्रामीण जीवन की टूट रही है, उस सामूहिकता के टूटने से, परिवार के टूटने से, एक दूसरे के बीच वैमनस्य होने से गांव में विवेकी राय बहुत ही दुखी हैं। और इस तरह से वो प्रेमचंद के साथ भी जुड़ते हैं। प्रेमचंद जिस प्रकार चिंतित हैं गांवों के टूटने से, विवेकी राय भी उसी तरह चिंतित होते हैं, और वो दिखाते हैं कि गांव के विकास के बिना राष्ट्र का, भारत का विकास नहीं हो सकता है। अमरकांत ने कहानियां बहुत लिखी और वो कहानीकार के, नई कहानी के कहानीकार के रूप में उनकी प्रसिद्धि है। लेकिन उन्होंने जो उपन्यास लिखा, खास तौर पर इन्हीं हथियारों से, उन्होंने एक पुनर्वलोकन किया, एक स्मृति सामने रखी कि किस प्रकार 1942 के आंदोलन में किस तरह से हमारे लोगों ने संघर्ष किया, और ख़ास तौर पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसकी सीमा में किस तरह से लोगों ने उस आंदोलन में वो शरीक हुए और जनता शरीक हुई। ये 1942 का आंदोलन केवल किसी नेतृत्व का, किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं था, बल्कि जनता का आंदोलन था। और चूंकि अमरकांत जनता से जुड़े हुए थे, लगातार वे अपनी कहानियों में और अपने उपन्यासों में जो जनता थी, जो जन था, उसका चित्रण वो करते हैं, और इस प्रकार से वो उनके उपन्यास, उनकी कहानियाँ जनता से जुड़ती हैं। बहुत सारे उपन्यासकार हमारे सामने हैं जिनकी विस्तार से यहाँ चर्चा करना संभव नहीं है। भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर,
वृंदावन लाल वर्मा और शिव प्रसाद सिंह। मैं इसमें सबसे पहले चर्चा करना चाहूँगा अमृतलाल नागर की। अमृतलाल नागर कह सकते हैं कि मध्यवर्गीय जीवन के उपन्यासकार थे। उन्होंने मध्य वर्ग को बहुत करीब से देखा और ख़ास तौर पर जो लखनऊ है और लखनऊ का जो चौक का इलाका है, उनके उपन्यास उस इलाके से बाहर नहीं निकलते हैं। ख़ास तौर पर जब वो अमृत और विष और बूंद और समुद्र में जब वो मंथन करते हैं तो समाज के अमृत को और समाज के विष को अलग करते हैं। किस तरह से बूंद और समुद्र व्यक्ति और समाज बनता है और जो चरित्र का चित्रण उन्होंने किया है और उन चरित्रों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज को, मध्य वर्ग को बहुत ही खूबसूरती से रूपायित किया है। और बहुत सारे उनके ऐसे भी उपन्यास हैं जिन उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने आज़ादी के बाद जो मध्य वर्ग है उसका विकास उन्होंने दिखाया है। पीढ़ियाँ उनका उपन्यास है, करवट उनका उपन्यास है। उन्होंने भारतीय जीवन को उसमें दिखाया है कि किस तरह से भारतीय समाज आगे बढ़ रहा है। वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और उन्होंने ये दिखाया है कि किस तरह से इतिहास को कथा के रूप में ढाला जा सकता है। शिव प्रसाद सिंह ने भी अपने उपन्यासों में इतिहास को माध्यम बनाया है और पौराणिक कहानियों को, इतिहास को भी उन्होंने बनाया है, लेकिन उन्होंने अपने उपन्यासों में बनारस को भी सामने रखा है और बनारस के माध्यम से भी उन्होंने एक संस्कृति को, एक समाज को सामने रखा है। उपेंद्र नाथ अश्क, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया ये कुछ प्रमुख उपन्यासकार हैं जिन्होंने अपने उपन्यासकारों के माध्यम से अलग अलग ढंग से जो मध्य वर्ग है उस मध्य वर्ग को अपने उपन्यासों में केंद्रित किया है, अपने उपन्यासों के माध्यम से दिखाया है। रविंद्र कालिया ने भी ये दिखाया है कि किस तरह से ये समाज बन रहा है और ये समाज बदल कैसे रहा है, किस तरह से इस समाज में नई विसंगतियां पैदा हो रही हैं, नए तत्व सामने आ रहे हैं, इसका भी जिक्र किया है। राजेंद्र यादव भी मध्य वर्ग के उपन्यासकार हैं और स्त्री पुरुष के बदलते संबंध पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। ये कई उपन्यासकारों की और उपन्यासों की हमने चर्चा की। इसके बाद जब आज़ाद हुआ भारत तो स्त्रियां शिक्षित होने लगीं और जो हमारे समाज के दलित समुदाय के भी लोग थे उनमें भी चेतना उत्पन्न हुई। तो और उसके बाद कुछ ऐसे उपन्यास भी आए जिसको हम उत्तर आधुनिक उपन्यास कहते हैं। आधुनिकता के बाद जो विचारधारा सामने आई, जो स्मृतियों में लौटने की बात सामने आई, जो चीज़ों को बिल्कुल एक कथा रूप में नहीं बल्कि एक कथा को बिल्कुल फैंटेसी के रूप में प्रस्तुत करने का जो उत्तर आधुनिक प्रयास हुआ, ये सारे प्रयास आज़ादी के बाद हुए और इससे हिंदी उपन्यास एक समृद्धि की ओर बढ़ा और उसमें बहुत सारी विविधताएं भी आईं। स्त्री चेतना केंद्रित जो उपन्यास है उसमें जो प्रमुख उपन्यासकार हैं, बहुत सारे उपन्यासकार हैं, लेकिन कृष्णा सोबती से इसकी शुरुआत हम मान सकते हैं। उषा प्रेमवदा, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, इन लोगों ने निश्चित रूप से एक स्त्री को एक नए रूप में सामने रखा। स्त्री एक संघर्ष करती है, पढ़ी लिखी स्त्री है, वो अपने आप को देखती है, समाज को देखती है। और मृदुला गर्ग जिस तरह से स्त्री और पुरुष के संबंधों को नए रूप में रूपायित करने की बात करती हैं, नए संदर्भों में रखने की कोशिश करती हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री सशक्तता के साथ खड़ी हो पा रही है। आगे भी बहुत सारे हिंदी के ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने, स्त्री उपन्यासकार हैं जिन्होंने स्त्री चेतना को केंद्र में रखकर, जैसे मैं चर्चा करना चाहूँगा ममता कालिया की, मैं चर्चा करना चाहूँगा चित्रा मुदगल की, मैत्रेयी पुष्पा की, प्रभा खेतान की और नासिरा शर्मा की। इसमें चित्रा मुदगल ने जब आवां लिखा तो उसमें देखा कि एक स्त्री जब संघर्ष करती है और पुरुष समाज में जब संघर्ष करती है तो उसका
किस तरह से शोषण होता है। अपने परिवार में शोषण होता है, जब परिवार से बाहर निकलती है तो उसका शोषण होता है, और किस तरह से वह एक राजनीति से जुड़ती है, और जहां वो जाती है वहां उसका शोषण होता है, दैहिक शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है। और जब मैत्रेयी पुष्पा जब गांव की ओर जाती हैं, चाक और अलमा कबूतरी में जब वो ऐसी स्त्रियों की बात करती हैं जो गांव की स्त्रियां हैं, जो दलित स्त्रियां हैं, वो जो अपने जीवन का संघर्ष करती हैं, वो किस तरह से संघर्ष करती हैं। इसी तरह प्रभा खेतान जब मध्यवर्गीय और खास तौर पर उच्च मध्यवर्गीय स्त्रियों या मध्यवर्गीय स्त्रियों की चेतना में प्रवेश करती हैं, तो उसमें स्त्री का एक अलग स्वरूप सामने आता है। नासिरा शर्मा भी स्त्रियों की चेतना में प्रवेश करती हैं, ममता कालिया प्रवेश करती हैं, और इनके माध्यम से ये पता चलता है कि स्त्री कोई एक अस्मिता नहीं है, अनेक अस्मिताएं हैं, स्त्रियों के अनेक रूप हैं। जिस प्रकार केवल एक पुरुष केवल एक जैसा नहीं होता, स्त्रियां भी एक जैसी नहीं होती। तो ये जो स्त्रियों का जीवन है, उस जीवन को बहुत विस्तार से चित्रित किया हमारे स्त्री लेखिकाओं ने। एक महत्वपूर्ण जो हिंदी उपन्यास को समृद्ध करने का एक अंश है, वह है दलित चेतना। दलित चेतना आई हमारे बीच में, और निश्चित रूप से इस दलित चेतना को हम लोगों ने अपने उपन्यासों में उसको चित्रित किया गया, और इसमें प्रेमचंद से इसकी शुरुआत हम मान सकते हैं कि प्रेमचंद ने किस प्रकार दलित चेतना को अपने उपन्यासों में चित्रित किया। उसके बाद नागार्जुन ने किया, रांगेय राघव ने किया, और जगदीश चंद्र ने किया। ये सब दलित जीवन का चित्रण कर रहे थे, लेकिन जो दलित लेखकों ने जो उपन्यास लिखे, उन उपन्यासों में भी जो दलित जीवन आया, उसमें एक नया फोकस था। दलितों ने अपने जीवन को देखा। अभी तक गैर दलित जो उपन्यासकार थे, वो दलितों के जीवन को देख रहे थे, परकाया प्रवेश कर रहे थे। लेकिन दलितों ने जब अपने जीवन के बारे में लिखना शुरू किया, जब आत्मकथाएं लिखी, जब कहानियां लिखी, कविताएं लिखी, तो एक नया परिप्रेक्ष्य सामने आया। और उसके साथ साथ कुछ दलित कथाकारों ने दलित उपन्यास भी लिखे, जैसे छप्पर उपन्यास लिखा कि किस तरह से एक दलित नायक एक गैर दलित महिला से विवाह करता है, उसके जीवन में कौन सा संघर्ष आता है। और इसी प्रकार काला पहाड़ में जिस तरह से भगवान दास मोरवाल ने यह दिखाया कि किस तरह से जो दलित जीवन है, वो दलित जीवन अलग अलग परेशानियों से जूझ रहा है। मुक्ति पर्व, पहला खत, पत्थर का टीला, पर प्रस्थान, और भी बहुत सारे उपन्यास आज भी लिखे जा रहे हैं, और उन उपन्यासों से दलितों का जीवन नए परिप्रेक्ष्य में आया है। अंत में मैं उत्तर आधुनिक हिंदी उपन्यास की भी बात कर दूं, और कृष्ण बलदेव वैद, मनोहर श्याम जोशी, विनोद कुमार शुक्ल ने एक नई संरचना उपन्यास में डाली, एक नया शिल्प डाला उपन्यास में। और इसमें जो कथा है, वो कथा लगातार नहीं चलती है, बल्कि कथाओं में अलग अलग जोड़ होते हैं, और उन कथाओं को पढ़कर हमें एक नया यथार्थ सामने हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से आज़ादी के बाद जब हमने उपन्यास की यात्रा शुरू की, तो उसमें समाज का भी चित्रण हुआ, उसमें राजनीति का भी चित्रण हुआ, और इसके साथ साथ हमारे गांवों का भी चित्रण हुआ, शहर सामने आए, और आंचलिक उपन्यास की चर्चा हुई। यानी हम अपने गांव, हम अपने देहात, हम अपने धरती की बात करते करते हम उत्तर आधुनिकता की भी बात की, दलितों की भी बात की, स्त्रियों की भी बात की। तो आज जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं, वो उपन्यास भारतीय परंपरा का ही एक आगाज है, भारतीय परंपरा का ही विकास है, या कहीं बाहर से नहीं आया है। तो इस प्रकार पहले के कार्यक्रम में आपने आरंभ से लेकर आज़ादी तक के उपन्यासों की हमने चर्चा की। हूँ कि इन दो भागों में हम हिंदी उपन्यासों का एक चित्र ही प्रस्तुत कर सकते हैं, आंशिक चित्र ही प्रस्तुत कर सकते हैं। आप अलग अलग
पाठ्यक्रमों के जरिए इन उपन्यासों पर विस्तार से आप पढ़ाई करेंगे, वहाँ हम लोग इन उपन्यासों की चर्चा विस्तार से करेंगे। ये तो एक ऐतिहासिक अवलोकन था। मैं समझता हूँ कि आप हिंदी उपन्यास के विकास को समझ सके होंगे। तो मैं यहीं विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।